हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई। मैं हूं निशा और मेरे साथ इस वक्त है मेरे बहुत फेवरेट एक्टर, क्रश भी रह चुके हैं मेरे ये एक अरे टाइम पे, राहुल शर्मा। वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू कृषा। थैंक यू सर। तो मैं पहला सवाल आपसे यही पूछूंगी कि आपने बहुत जॉनर के किरदार प्ले किए, माइथोलॉजिकल किया है, जी। रोमांटिक्स भी किए हैं। तो बाय कैस गॉड्स ग्रेस, हाँ, यस। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा और कौन सा रोल आपके सबसे ज्यादा करीब है? देखिए, मैं बोलूँगा कि जैसा मैं हमेशा कहते आया हूँ एक चीज़ के आपके जो किरदार है, आपका जो शो है, वो आपको सेलेक्ट करता है, आप उसे सेलेक्ट नहीं करते। राइट। आप केवल सोच सकते हो मुझे ऐसा काम करना है, लेकिन ये अल्टीमेटली जब तक आप यूनिवर्स में वो चीज़ नहीं भेजोगे कि यार मुझे ये काम करना है, ऐसी चीज़ें, ऐसा किरदार करना है, तब तक वो आपके पास आता नहीं है और शो आपको चुनता है। तो मैं इस मामले में ऊपर वाले की तरफ से ये कहूँगा कि हम्म। उसने मेरे ऊपर वो आशीर्वाद रखा। हम्म। मैं अच्छे अच्छे किरदार निभा पाया और मेरी ज़िंदगी में वैसे किरदार आए। हम्म। तो कभी भी मैं बहुत टाइम ऐसा रहा कि मैं बहुत वक्त तक घर पर बैठा रहा, बिकॉज मुझे जो चीज़ें नहीं करनी थी मैंने उन चीज़ों को ना कहा। हम्म। मैंने बहुत टाइम तक ऑडिशंस ही नहीं दिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कुछ ऐसी चीज़ में मैं फंसूं जहां पर मुझे रिग्रेट हो कि यार मैं ये क्यों किया वापस। हम्म। सो एक ही तरह के किरदार निभाना मेरे लिए जो है एक ही टाइम पे, मतलब जैसे एक शो में अगर रोमांटिक प्ले किया, अगले शो में भी वैसा ही हो, वो मुझे पसंद नहीं है। ओके। तो कुछ ना कुछ अलग करने की चाह थी, इसीलिए अलग अलग तरह के किरदार पकड़े, हम्म। निभाया। और मेरे फेवरेट कहूँ तो ये वैसा ही है कि अपने जैसे चार बेटे हो तो उनमें से चुनना हो तो कौन सा फेवरेट बेटा होगा। लेकिन ये कहूँगा कि जो सबसे करियर चेंजिंग शोज थे वो एक घर बनाऊंगा और काल भैरव रहस्य, ये दो मेरे करियर चेंजिंग शोज रहे, जिन्होंने मुझे एक्चुअली में जो जहाँ पर मैं आज खड़ा हूँ हम्म। वो मुझे दिया। तो अभी आपने दो शोज के नाम बताए, तो इनके ऑफर जब आपको आए थे वो किस तरीके से मिले थे आपको? सो मैं आपको सच बात बताऊं, एक दोनों ही ऐसे वक्त पर आए थे जब मेरा बहुत बुरा दौर चल रहा था। जब मैं ऑलमोस्ट सफ़र कर रहा था कि मेरे पास काम नहीं था, पैसे नहीं थे मेरे पास, ऐसी हालत थी कि मुझे शायद वापस लौटना पड़ जाए। स्पेशली घर बनाऊंगा के टाइम पे मैं जो है, बिकॉज एक शो कर चुका था, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं था, वो सहारा के लिए था और माइथोलॉजिकल शो था, तो उतना उसमें लोगों को लोग कनेक्ट नहीं हो पाए या वो नहीं हुआ। लेकिन जब एक घर बनाऊंगा करने वाला था, उससे जस्ट पहले एक तेरी मेरी लव स्टोरी किया था मैंने, सितंबर में वो स्टार के लिए किया था। तो उसका रिस्पॉन्स अच्छा आया और लोगों ने वो चीज़ दिखाई। 4-5 महीने मेरे पास कोई काम नहीं, मैं घर बैठा हूँ, एक शो साइन किया था मैंने, उसके चक्कर में 6 महीने में घर घर बैठा। वीरा मैंने साइन किया था। हम्म। तो उस दौर में मेरा हालत बहुत ख़राब हुई, बट इवेंचुअली घर बनाऊंगा के जो मेकर्स थे उन्होंने अप्रोच किया, बिकॉज वो वीरा के भी मेकर्स थे। ओके। तो उन्होंने फ़ोन किया, बात हुई, फिर उसके बाद मेरे 16-17 मॉक शूट हुए, हम्म। जो कि आज तक का रिकॉर्ड होगा मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा मॉक शूट करने का मेरा। ओके। और 3 महीने के प्रोसेस के बाद जाके मेरा ये शो शुरू हुआ, और तब जाके वो चीज़ जो मुझे लग रहा था कि यार पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इट वाज अ बिग शो जो टर्न आउट हुआ कि 6:30 के स्लॉट पे आज तक किसी भी शो ने वैसी टीआरपी दी नहीं थी जो उस टाइम पे उस शो ने ला के दी। तो वी क्रॉस 3 का टीआरपी उस टाइम पे, एंड विच वाज एन बिग अचीवमेंट। या बिगेचुल। और काल भैरव के टाइम पे भी यही था कि मैं 2-2.5 साल डिप्रेशन में था, देन डिप्रेशन से बाहर आया, अपने आप को ठीक किया, एंड आउट ऑफ वर्क, ब्रेकअप का जो पोस्ट ट्रॉमा था वो था, काफ़ी कुछ चीज़ें थी जिनसे निकल रहा था। और वो करते 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 जैसे ही मैं पहुंचा वहाँ पर, और अपनी एनर्जीज अच्छी हुई, चीज़ें अच्छी हुई, तो आई थिंक विघ्नहर्ता गणेश के जस्ट 15 दिन के अंदर मैंने काल भैरव रेस से साइन किया था। और वो भी बाय गॉड्स ग्रेस, बिकॉज मैंने उनको कहा था कि मैं ऊपर वाले में बहुत मानता हूँ, और मैंने उनसे यही कहा कि मेरे को एक लाइफ चेंजिंग, करियर चेंजिंग शो चाहिए, हम्म। जहाँ पर लोग इस मार्क को देखें कि राहुल शर्मा एज एन एक्टर है, इसमें वो बूता के ये ही कैन विन या। लॉट्स ऑफ हार्ट, नॉट ओनली हार्ट्स, द इंडस्ट्री उसमें ऐसा एक माइलस्टोन दे सकता है जो एक बहुत टाइम तक याद रखा जाए। राइट। काल भैरव रहस्य एक ऐसा शो है जो
एक तरीके से मेल लीड जो है उसमें मेन था, क्योंकि जनरली टीवी जो है वो फीमेल मीडियम है, तो वैसा शो मिलना, ऐसे मिलना और ऐसे दौर में मिलना, डेफिनेटली इट वाज राइट अ सर। ब्लेसिंग। मैं अभी जो सवाल करने वाली हूँ वो मैं लास्ट में पूछने वाली थी आपसे, लेकिन आपने अभी कहा कि मेरे मुश्किल दौर थे, कभी काम नहीं मिले, तब उस टाइम पे मुझे ज़रूरत थी एंड मैं डिप्रेशन से आया, ब्रेकअप, ट्रॉमा, ये सारी चीज़ें। तो आप खुद को किस तरीके से उस चीज़ों को टैकल करने के लिए मोटिवेट करते थे? एंड ऑल्सो वो मंत्रा क्या है जो आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा फॉलो करना चाहते हो या करते हो? मंत्रा जो मंत्रा मैं मुझे लगता है कि आदमी, मुझे जो इवेंचुअली समझ में आया, दो चीजें हैं जो लाइफ में मेरे ख्याल से कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए, हम्म, और वो वक्त के साथ ही आती है, वो वैसे समझ में नहीं आता है, आप कितना भी किसी के कहने से वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। राइट। बट हाँ, वक्त आपको जरूर समझाता है कि पेशेंस से बड़ा वर्षू कुछ नहीं है। जो बड़े लोग कह के गए थे, धैर्य रखो, धैर्य रखो, धैर्य रखो, मेहनत करते रहो, मेहनत में कमी मत छोड़ो, लेकिन धैर्य उसके साथ ज़रूरी है जब आपकी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं जा रही। राइट। तो धैर्य जब आपके साथ होता है तो आप बड़ी से बड़ी मुश्किल को पार कर जाते हो। और दूसरी चीज़, कीप ऑन लर्निंग योर क्राफ्ट, योर थिंग, वट एवर, लाइफ आपको इतना कुछ सिखा सकती है और उसकी कोई लिमिट नहीं है, कभी भी नहीं है, कोई एज नहीं होती है उसकी। और जितना आप लाइफ में आगे बढ़ते जाओ, ऊंचे पहुंचते जाओ, उतना ज़्यादा सीखने की भूख बढ़ती जानी चाहिए। तो ये आई थिंक मेरे मंत्रा है लाइफ के, जो मैं सोचता हूँ और मैं सीखता हूँ। और मुझे लगता है कि जिस टाइम पे मैं डिप्रेशन में था, उसके बाद एक नए राहुल का जन्म हुआ, उसके बाद मुझे अपने आप को बेहतर जानने का मौका मिला। तो जो भी लोग ये सोचते हैं कि डिप्रेशन एक बहुत ही ख़राब फेज़ होता है, उसमें सब कुछ ख़त्म हो जाता है, आप अपने आप को एक ऐसे जगह पे पाते हो कि बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं ये कहूँगा कि उसी पर्सपेक्टिव को अगर आप बदल दो और आप ये सोचो कि शायद ये दौर आया ही इसलिए है क्योंकि मेरे जीवन में बदलाव की ज़रूरत थी, मेरे जीवन में एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत थी जो शायद मुझे एक बहुत ज़बरदस्त तरक्की की तरफ या बहुत बड़े एक मुकाम की तरफ लेकर जा रही है। और उसके लिए मैं जो ये वर्जन है मेरा, इस ये वर्जन फिट नहीं है, तो उसके लिए मुझे कुछ नया करना पड़ेगा, एक नया इवॉल्व करना पड़ेगा, अपने आप को उस चीज़ के लिए तैयार करना पड़ेगा जहाँ पे मैं पहुँचने वाला हूँ। सो वो आपको मेंटली रेडी करने, स्पिरिचुअली रेडी करने के लिए आता है ये वाला दौर। और अगर आपने वो समझ लिया, देखो सफ़र आपको करना है, वो करना ही पड़ेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब आप उससे निकलते हो और आप उसको क्रॉस करते हो, और जब आप लाइफ में 4-5 साल आगे जाकर सक्सेसफुल होकर पीछे देखते हो, तब आपको पता चलता है कि यार जो मैं लड़ा, जो मैं अपने आप से, क्योंकि लड़ाई किसी और से होती नहीं है, आपकी अपने आप से लड़ाई होती है, तो आपको वो चीज़ पे इतना गर्व महसूस होगा और जीवन में आप फिर कहीं भी फंसोगे, आपको कोई नहीं रोक सकता, आप आराम से निकल जाओ। तो आपका एक शो था लुक्का छुपी, प्यार की जी लुक्का जी। छुपी। तो उस टाइम पे ऐसा माहौल होता था कि सब टीवीज इकट्ठा होके देखते हैं एंड डिस्कस करते हैं। तो मेरी मॉम कहती थी कि मुझे ये जो इस शो में जो लड़का है, मेरे को उसी के जैसा दामाद चाहिए। तो आपका एक इमेज उस टाइम पे चॉकलेट बॉय जैसा हो जी गया जी। था एंड पीपल यूज्ड टू लव यू, ठीक यस। है, और अच्छा कॉम्प्लीमेंट भी दे रहे थे। लेकिन जैसे जैसे शो आगे बढ़ा, आपका जो कैरेक्टर था वो जी। थोड़ा नेगेटिव हाँ शेड में आ गया हाँ था। हाँ। तो ये स्क्रिप्ट की डिमांड थी या फिर आपको पहले से ही पता था कि ऐसा होने वाला है? नहीं देखिए, वो स्क्रिप्ट ही वैसी थी, पता भी था कि आगे जाके इवेंचुअली ये ट्रांसफॉर्मेशन होना है। बट यहाँ पर एक समझने वाली बात ये है कि जब आप एक लाइफ के करीब की कहानी कह रहे होते हैं, तो लाइफ में सब कुछ गुडी गुडी तो होता ही नहीं है। हम सब जानते हैं कि हम सब ने, जिन्होंने ऑलमोस्ट प्यार को महसूस किया है, प्यार के बारे में जानते हैं, उन लोगों को ये पता ही है कि प्यार होता है तो ब्रेकअप भी होता है, तो उसमें हार्ट ब्रेक होता है, तो कितना दुख होता है, और फिर आप नए एक दौर में चले जाते हो, फिर उसके बाद चीज़ें होती हैं। तो वैसे ही लाइफ में जब आप किसी से प्यार करते हो, आप उसे पाना चाहते हो, किसी भी हाल में पाना चाहते हो, आप उसे पा लेते हो। पर पाने के बाद में जो आपकी अपनी मंजिल है,
बिकॉज आप दोनों का साथ होना आपकी मंजिल थी एक वक्त तक, उस मंजिल का पूरा होना एक नई मंजिल को आयाम देता। राइट। तो जैसे ही आप नई मंजिल की तरफ बढ़ते हो तो उसमें एक पार्टनर जो है आपका शादी के बाद में वो सेक्रीफाइस कर जाता है, और दूसरा पार्टनर बिकॉज ऑफ सेक्रीफाइस वो आगे बढ़ता है। या राइट। लेकिन वहां पर जब आप ऊंचाइयों को छू रहे होते हो, जब आप आगे बढ़ रहे होते हो, जब आप लाइफ में सक्सेस पा रहे होते हो, तो आपको लगता है कि सब कुछ आप कर रहे हो, आपको लगता है कि आप ही ने सब कुछ कर दिया और आप उस मुकाम को छू रहे हो, आप पहुंच रहे हो। तो आप एक गलतफहमी का शिकार होते हो। कैसे वो गलतफहमी आपके साथ साथ आपके रिश्तों को, आपके परिवार को, सब चीज़ों को निगल जाती है, और फिर उसके बाद में जब तक आपको उसका रियलाइजेशन होता है बहुत देर हो चुकी है, बिकॉज आप ऐसी गलतियां कर चुके होते हैं जो आप वापस नहीं ले सकते। राइट। सो मेरे ख्याल से प्यार की लुका छिपी ये जो शो था वो निशानी था इसी तरह की लाइफ की स्टोरी का, जो कि हमेशा गुडी गुडी नहीं है। आपका रिसेंट एक शो और था, कैसा ये रिश्ता जी जी अनजाना, जी, जो भी आपने किया। अभी जस्ट खत्म हुआ। हाँ, जस्ट खत्म हुआ और बहुत अच्छा भी था वो जी शो। बट ये न्यूज थी कि आपने उसमें शालीन मल्होत्रा को रिप्लेस किया था प्रीमियर से पहले, ये जी, कितना सच है? हाँ मतलब ये सच है। वो प्रोमो शूट कर चुके थे शालीन भाई के साथ, कुछ तो फैमिली का कुछ एक चीज़ था, इशू था, वो हुआ तो अनफॉर्चुनेट था। वो करने वाले थे तो डेफिनेटली उन्हीं का शो था। बट रिप्लेस की बात मैं ये कहूँगा कि बिकॉज उनको अपने फैमिली रीजंस की वजह से पीछे हटना पड़ा, तो डेफिनेटली फिर मेकर्स जो थे उन्होंने मुझे अप्रोच किया, और देन फिर इवेंचुअली आई गॉट इनटू इट। बिकॉज 4-5 दिन के अंदर मैं शो में आ गया। 5 दिन के अंदर अंदर मॉक शूट ये वो सब कुछ होके, और 5वें दिन में शूट कर रहा हूँ। सो तो या इसे हम इन अ गुड वे ले रहे, लेकिन हाँ, देखिए किसी एक की ट्रेजिडी किसी दूसरे के लिए या वरदान साबित होती है। ये हमने आज नहीं बहुत साल से, बहुत आई थिंक डेकेड्स हो गए अब तो देखते हुए कि एक आदमी ने कोई रोल छोड़ा या छूटा तो फिर किसी और को मिला, और वो चीज़ उसके लिए अच्छी वर्क करके, तो ये होता ही है। आपके साथ हुआ ऐसे? मेरे साथ तो बहुत हुआ है। मेरे को ऑलमोस्ट 8 शो में सेलेक्ट करके निकाला गया। जब वो दौर चल रहा था, मैं 2016 से 15 से और 18 के बीच का, 17 के बीच का, तो मुझे कितने शोज थे जिनमें सेलेक्ट किया गया, वहाँ पर फाइनल कर दिया गया। तेरे अंगने में हो गया, स्वरागिनी हो गया, ये सारे शोज थे जिनमें सारे लीड्स के लिए मैं फाइनल हो चुका हूँ। मैं अगले दिन मुझे शूट के लिए फ़ोन आ गया कि अगले दिन करेंगे सर, और फिर उसके बाद में कुछ आता पता नहीं, तो मुझे एन मोमेंट पे रिप्लेस किया गया बहुत जगह की। अभी टीवीज पे बहुत सारे शोज रन हो रहे हैं और कई लोगों के बकेट लिस्ट में होता है कि मुझे ये प्रोडक्शन हाउस में काम करना है। आपके बकेट लिस्ट में कौन सा प्रोडक्शन हाउस है या फिर डायरेक्टर है जिसके साथ आप काम करना चाहोगे? यार मैं ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि मैंने हमेशा नए लोगों के साथ जुड़ने में बहुत दिलचस्पी दिखाई है, हम्म, और मुझे लगता है कि एक नई टीम होती है, उसके अंदर एक अलग एनर्जी होती है काम करने की। वो आपको पुश करते हैं, आप उनको पुश करते हो, और आप कुछ अच्छा बनाते हो। हम्म, जो पुरानी टीम होती है उनकी खासियत ये होती है कि उनको सब सेट है, उनको सब पता होता है, और उनका फॉर्मेट जो है बड़ा सिस्टमेटिक है। हम्म, तो सिस्टम में काम करने में मज़ा एक अलग तरीके का होता है। राइट। तो मेरे फेवरेट प्रोडक्शन हाउसेस जो शशि सुमित हो गया, कॉन्टिलो हो गया, उनके साथ में मैंने काफ़ी काम किया हुआ है। तो इन लोगों के साथ काम करने में मज़ा आता है। एक बालाजी बचा हुआ है तो आई वांट टू वर्क विद देम, तो ताकि एकता मैम के साथ काम करूँगा तो शायद और भी अच्छा कुछ एक्सपीरियंस हो। सो वही एक चीज़ बची हुई है, बाकी तो आई थिंक एक स्वास्तिक बचा हुआ है। ये 2 ही प्रोडक्शन है जो बचे हैं। ओके। प्रोडक्शन तो बहुत सारे हैं जो बचे हुए हैं, बट हाँ मतलब ये 2-3, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि स्वास्तिक में ऑलमोस्ट मेरा होते होते रह जाता है हमेशा। फिर 1-2 प्रोडक्शन हाउसेस और हैं जो मतलब ऑलमोस्ट मेरा हो गया है, और फिर उनसे, और वो काफ़ी अच्छे रेप्यूटेड बहुत अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस हैं जिनके साथ मैं, स्पेयर ओरिजिन हो गया, तो नहीं हो पाता, बट ठीक है। इट्स इट्स ऊपर वाले की मर्जी यार, जो आएगा। आजकल सोशल मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता जी है जी हर किसी के लाइफ में, जी। और सेलिब्रिटी के लाइफ में तो खास कर, क्योंकि हम्म, आजकल लोगों का ये थॉट हो गया है कि ये सेलिब्रिटीज के अगर फॉलोअर्स ज्यादा है तो उनका पॉपुलैरिटी ज्यादा होता है, ऑडियंस में डिस्कशन ज्यादा होता है। उस पे आपका क्या कहना मेरा ये कहना है कि सेलिब्रिटीज मोस्टली जो स्पेशली एक्टर्स हैं, है? वो सोशल मीडिया से मोस्टली बचते ही हैं। वो सोशल मीडिया में उतना इन्वेस्ट नहीं होना चाहते।
बिकॉज वो अपने क्राफ्ट पे ज़्यादा काम करते हैं, वो अपने ऊपर ज़्यादा काम करते हैं और वहाँ पर वो ट्रेंड्स को नहीं फॉलो करते उतना, वो चीज़ों को नहीं लेकर जाते, उनका जो पर्सपेक्टिव है वो इम्प्लीमेंट करते हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन जो सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर कम एक्टर हैं, वो ये सारी चीज़ें करते हैं और ये चीज़ों को पुश करते हैं, तो वो अच्छी फैन फॉलोइंग भी रखते हैं, वो ट्रेंड्स भी फॉलो करते हैं, वो एक्टिंग में भी अच्छा काम कर पाते हैं। एंड आई सल्यूट टू दोज गाइज एंड गर्ल्स जो ये ऐसा कर पाते हैं, बिकॉज ये बहुत मेहनत का काम है। सोशल मीडिया इज़ नॉट अ जोक। आपको कंटेंट बनाना है, आपको कंटिन्यूसली मेहनत करनी है, आपको उसे आगे लेकर जाना है और उसमें ट्रस्ट में बहुत मेहनत लगती है। बिकॉज मैं एक यूट्यूबर भी हूँ, मैं यूट्यूब भी करता हूँ, तो मुझे पता है कि उसको क्रिएट करना कितना मुश्किल होता है। मेरा जो जॉनर है सोशल मीडिया में, वो सोशल मीडिया मैं यूट्यूब प्रेफर करता हूँ, बिकॉज वो मुझे क्रिएटिवली एक बड़ा पुश देता है कुछ अलग करने सीखने के लिए, तो मुझे मज़ा आता है उसमें, तो इसलिए मैं वो ज़्यादा करता हूँ। और सोशल मीडिया डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, स्पेशली आपको अपनी नई ऑडियंस से एक्सपोज करने, आपका जो टैलेंट है वो नए ऑडियंस के साथ इंगेज करने में बहुत 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 ज़्यादा फायदेमंद है आज के दौर में। तो इट्स अ गुड मीडियम, उसका इस्तेमाल बस ढंग से होना चाहिए। आजकल मैं देख रहा हूँ कि फॉर्मेट में बस गालियाँ होती है और लोग एक दूसरे को अब्यूज़ कर रहे होते हैं, रोस्ट कर रहे होते हैं, जबकि आप यहीं पे चाइनीज़ सोशल मीडिया को देखो, आप बाकी के सोशल मीडियाज़ देखो, जापानीज़ देखो, लोग क्रिएटिव वर्क इतना करते हैं, इतना इंडिविजुअल आर्ट को या इंडिविजुअल वो चीज़ों को जो आपको जीवन में कुछ सिखाती है, उन चीज़ों को वो प्रमोट करते हैं। तो मुझे लगता है कि उस क्रिएटिव स्पेस को बहुत कम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, और वो एक्सप्लोर करेंगे। हमारे इंडिया में तो यूथ जो है वो एक अलग लेवल पे होगा, और इस टाइम पे यूथ को केवल डांस और जो ट्रेंड्स हैं उनके अलावा भी कुछ ऐसे क्रिएटिव चीज़ें जो कि बन रही है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं बन रही, बट वो कम क्रिएटर है। सो मेरे ख्याल से वैसे क्रिएटर बढ़ेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा उनको देखना। रियलिटी शो को लेकर आपकी क्या थॉट्स है? रियलिटी शोज अच्छे होते हैं, बट हाल फिलहाल में जो मतलब जैसे खतरों के खिलाड़ी, आई लाइक इट। चैलेंज है, आपको फिजिकली मेंटली टफ होना पड़ता है, तो वो एक बहुत बड़ी बहुत बड़ी चीज़ है। एंड आई थिंक इट्स अ गुड मीडियम। और आप बात करेंगे बिग बॉस की, मुझे पता है, बट बिग बॉस जो है मेरे हिसाब से पहले एक बहुत अच्छा फॉर्मेट हुआ करता था, बट जो ये सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर वाला जो फर्क उन्होंने Yeah. ख़त्म किया है, आई थिंक इट इज़ अफेक्टिंग द कंटेंट ऑफ द शो। और आई थिंक दोनों को अलग करके और एक फॉर्मेट लेकर आएंगे तो जस्टिफाइड होगा दोनों के बिहाफ पे, सेलिब्रिटीज़ के लिए भी, इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी, और तब जाके आप कुछ अच्छा कंटेंट जनरेट कर पाओगे, ये मेरा मानना है। तो आप इन दोनों में से कोई एक? मैं खतरों के खिलाड़ी करना चाहता Okay. हूँ। मैं बिग बॉस में थोड़ा कम इंटरेस्टेड हूँ, स्पेशली अभी के टाइम पे। पहले मैंने एक बार मैंने मीटिंग भी की थी उसके लिए, एक बार हुई थी मेरी बिग बॉस के लिए मीटिंग, क्योंकि मैं थोड़ा सीक्रेटिवली जाता हूँ, मिलता हूँ लोगों से, और मैं ज़्यादा बताता नहीं मीडिया में, इसलिए वो खबर लोगों के पास पहुँची नहीं होगी, बट यार पर अब पता चल गई। हाँ, आज बता रहा हूँ, 3-4 साल हो गए उस बात को, बट हाँ। ओके, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, मेमोरी मेरी बहुत हाँ। ताज़ा हो गई। सो बिल्कुल। लास्टली जो व्यूअर्स आपको इतना प्यार देते हैं, रोज आपको पसंद करते हैं, उनको क्या मैसेज देना मैं चाहोगे? यही कहूँगा कि जो है यार, ज़िंदगी जो है छोटी है, ज़िंदगी खूबसूरत है, और चैलेंजेस हैं हम सबको, स्पेशली यूथ के लिए मैं बोलूँगा कि आप लोगों के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं इस वक्त पे, लेकिन ये भी बोलूँगा कि स्पेशली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है इस वक्त। सो आप केवल ये फोकस ना करें कि मुझे सरकारी नौकरी यही करनी है, मुझे यही करना है। अगर चीज़ें उस समय आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रही हैं, तो आप ऑप्शंस देखें, फाइंड आउट करें कि क्या नया हम कर सकते हैं, क्या नया इस दौर में हम सीख सकते हैं, बिकॉज इस समय इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो स्पेशली जो गाँव के लोग हैं, जो छोटे शहरों के लोग हैं, उनको उन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता नहीं है। आपके पास फ्री एक्सेस है इंटरनेट का, गो फाइंड आउट, सर्च, सोशल मीडिया करना, इंस्टाग्राम पे रील बनाना या यूट्यूबर बनना, यही एक कमाई का ज़रिया नहीं है। इसके अलावा भी इसके पीछे के 50 चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो और सीख सकते हो, और बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। सो आई थिंक
ये मेरा अभी का सजेशन है आप लोगों के लिए। बाकी तो अच्छे से रहो यार, हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। बाकी तो जीवन में सुख दुख आते जाते रहो।